Should I start? नमस्कार साथियों, आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो आज 20वीं सालगिरह है आरटीआई एक्ट का। ये एक मेरे विचार में क्रांतिकारी अधिनियम था और अगले दशक में और 6 ऐसे परिवर्तनकारी अधिनियम कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने लागू की। पहले सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद में ग्रामीण रोजगार गारंटी का अधिनियम जो आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में तीसरा अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2006, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा कानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और कुछ ही दिन बाद नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ने एक परिवर्तनकारी दशक शुरू किया और 20 साल बाद आज हकीकत क्या है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद था कि शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए और एक नया काम करने का तरीका, ताकि जो इंफॉर्मेशन सरकारी फाइलों में और सरकारी अफसरों में छिपा रहता है वो जनता को हासिल हो अधिकार के रूप में। इस दशक में ये सब जो कानून, जो अधिनियम मैंने आपको गिनवाया है, सुनाया है, ये अधिकार आधारित अधिनियम है। पहली बार हमारे देश में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अधिकार आधारित अधिनियम, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, जिसकी शुरुआत राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से हुआ। जैसा कि मैंने कहा, इसका मकसद था पारदर्शिता लाना, प्रशासन को और अकाउंटेबल करना और जनता के हाथ में जानकारी हासिल करना, तो जानकारी फाइलों में और अफसरों में छिपा रहता था। एक संवेदनशील शासन के लिए आरटीआई जरूरी माना गया था। पर आज हम देखते हैं 2019 में जुलाई के महीने में पहली बार संशोधन लाए गए। ये सूचना का अधिकार अधिनियम पहली बार 2005 से 2013 तक सही ढंग से लागू हो रहा था। आरटीआई बड़े उत्साह के साथ
लाखों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे और कई लोग अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर अपने आप को उनकी पहचान हुआ करती थी। और आरटीआई से एक दबाव आया प्रशासन पर 2004 से लेकर 2005 से लेकर 2013 तक। 2014 और 2019 के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इस अधिनियम से। अधिनियम लागू होता रहा, पर 2019 जुलाई के महीने में पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए इस अधिनियम में। इन संशोधनों का मकसद था कि जो अधिकार दिए गए हैं कानून द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, और जो अधिनियम बनाया गया उसको और कमजोर करें। थोड़ा पहले मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब ये मसौदा तैयार किया गया था इस अधिनियम का, एक जमाना भी हुआ करता था हमारे संसद में जब मसौदे या बिल विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। आजकल वो जमाना गया, पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और आपको आश्चर्य होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सारे संशोधन जो स्थायी समिति के सिफारिशें थी वो मान ली। और जब कानून पारित हुआ सर्वसम्मति से लोकसभा में और राज्यसभा में, वो बिल जो पारित हुआ, वो जो स्टैंडिंग कमेटी ने संशोधन की मांग की थी, उन संशोधनों के बाद ही वो पारित हुआ। पर 2019 जुलाई में जब संशोधन लाए गए मोदी सरकार द्वारा, जो संशोधन स्थायी कमेटी ने बताई थी उसको नकारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्चर्य की बात है कि उस स्थायी समिति के सदस्य कौन कौन थे। बीजेपी से लोकसभा में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, बड़े वरिष्ठ नेता, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री हरिन पाठक, गुजरात के एक वरिष्ठ सांसद, और ब्रिजेश पाठक जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोकसभा से इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। और राज्यसभा में देखिए कौन कौन लोग इस समिति के सदस्य थे। बाल आप्टे, वो बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और सांसद जो इस समिति के सदस्य थे, सम्मानित रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने उस बिल जब पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा, उस बिल में संशोधन करने की सिफारिश की थी। और 2019 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली सदस्य की समिति के संशोधनों को निकाला। तो पहला
रखा आरटीआई को जुलाई 2019 को मिला। क्यों मिला? मोदी सरकार संशोधन क्यों लाए? तब तक ठीक चल रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारी जगह चर्चा हुआ करती थी, अखबारों में कई पत्रकारों को जानकारी मिल रही थी। आरटीआई आपको अफसर लोग या मंत्री लोग जानकारी नहीं देते थे, आप लोग आरटीआई लगाते थे। और आरटीआई द्वारा कितने अखबारों में समाचार छपे हैं, टीवी चैनलों में समाचार आया है आरटीआई द्वारा। पर क्यों संशोधन लाए मोदी सरकार? 5 कारण थे। पहला कारण यह था कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुखिया है, जो सीआईसी है, उन्होंने एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री के तथाकथित डिग्री एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जानकारी हासिल होनी चाहिए। उन्होंने तो एक सनसनीखेज निर्णय था ये। सीआईसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिग्री की जानकारी जो मांग रहे हैं उनको देना जरूरी है। तो नाराजगी का पहला कारण पीएम की तथाकथित एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। दूसरा कारण, प्रधानमंत्री ने कई बार ये दावा किया कि करोड़ों लोगों का राशन कार्ड फर्जी राशन कार्ड है, बोगस राशन कार्ड है। तो आरटीआई से जब जानकारी आई तो ये पता चला कि जो ये प्रधानमंत्री के दावे हैं ये गलत हैं। बार बार फर्जी राशन कार्ड की बात कर रहे थे, करोड़ों, 4 करोड़ उन्होंने कहा। पर जब आरटीआई से जानकारी निकली तब पता चला कि प्रधानमंत्री के दावे गलत हैं। तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, आरटीआई से निकाली गई जानकारी के अनुसार नोटबंदी के 4 घंटे पहले, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को देश को संबोधित किया था। नोटबंदी का ऐलान 8 बजे को हुआ था, मित्रों के बाद। 4 घंटे पहले ये आरटीआई द्वारा जानकारी निकाला गया किसी ने कि 4 घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल कमेटी होती है उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक में ये कहा गया था कि नोटबंदी से काले धन पर कोई असर नहीं होने वाला है, ब्लैक मनी नहीं निकाला जा सकता है डिमोनेटाइजेशन से। और ये जो बार बार प्रधानमंत्री ने दोहराया कि काउंटरफिट नोट यानी कि फर्जी नोट, ये भी समाप्त हो जाएंगे। आरबीआई के सेंट्रल कमेटी में चर्चा हुई थी और ये कहा गया था इस कमेटी के चर्चा के अनुसार कि काले धन और फर्जी नोटों पर नोटबंदी का कोई असर होने वाला नहीं है। ये 4 घंटे पहले। चौथा कारण, किसी ने आरटीआई में एप्लीकेशन डाला और पूछा कि बकाएदारों का सूची दीजिए, जो हमारे सरकारी बैंक हैं, जो एनपीए डिफॉल्टर हैं, जो बकाएदार हैं, उनकी सूची दीजिए। तो जवाब से आया
कि ये सूची प्रधानमंत्री कार्यालय में आरबीआई के गवर्नर ने भेज दिया है। 20 सबसे बड़े बकायेदार हैं जिन्होंने कर्जा लिया था और जानबूझकर उन्होंने वो कर्जा वापस नहीं दिया। ये सूची मांगी गई और सीआईसी से ये जानकारी मिली कि ये सूची तब के गवर्नर जो थे रघुराम राजन जी, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सूची सौंपी है। और पांचवा कारण, किसी ने ये एप्लीकेशन से जानकारी मांगी कि कितना काला धन वापस आया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, कितना आया है। और आरटीआई से ये जवाब आया कि कोई काला धन वापस नहीं लाया गया है। किसी के खाते में कोई काले धन से जो पैसा लौट आना था, किसी के खाते में नहीं गया है। तो साथियों, ये 5 कारण थे। पीएम के डिग्री, बोगस राशन कार्ड के गलत आंकड़े प्रधानमंत्री द्वारा, नोटबंदी, रिजर्व बैंक की नोटबंदी पर काफी आलोचना की काले धन और नकली नोटों पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, बकायेदारों की सूची, और 5वां कि कोई काला धन वापस नहीं लौट आया है। ये नाराजगी थी। ये 5 ऐसे और बहुत सारे मिसाल हैं, पर ये महत्वपूर्ण मिसाल है क्योंकि ये सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाके रुकता है। और यही कारण था कि जुलाई के 2019 को ये संशोधन लाए गए और जो ये आरटीआई कानून है, जो गैजेट में छपा था, इस आरटीआई अधिनियम में काफी महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए। 17 दिसंबर 2019 को मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मैंने पिटीशन फाइल किया। अफसोस की बात है कि करीब 6 साल हो गए हैं, आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इतना महत्वपूर्ण मामला, करोड़ों भारतवासियों से जुड़ा हुआ ये मामला, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ मामला, 6 साल हो गए हैं, मेरा पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो 2019 के संशोधनों के बाद एक बिल्कुल हमला किया गया, न केवल कानून पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पर। और आज 12 अक्टूबर 2025, 20 साल बाद, सीआईसी में न कोई मुखिया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली है और 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति नहीं की गई है 2 साल से, और सारा सीआईसी सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा चलाया जा रहा है। लाखों एप्लीकेशन लंबित हैं आरटीआई में। सरकार का कोई इरादा नहीं है
इसको और नियुक्ति करने का। 2 साल से 7 ऐसे इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की पद भरे नहीं गए हैं और पिछले 11 साल में 7 ऐसे समय आए हैं जहां चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी नहीं है। और आज जब 20वां सालगिरह मनाया जा रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है। तो बिल्कुल सरकार का मकसद है आरटीआई को मर्सी किलिंग कर दें, मरने दें, उसका नजरअंदाज करो, उसको कमजोर करो, पोस्ट मत भरी करो और जितना हो सके इसको बिल्कुल एक दंतहीन संस्था बना दो, टूथलेस बॉडी बना दो। मार्च 2023 को दूसरा बड़ा धक्का आरटीआई को मिला। पहला धक्का जुलाई 2019 को, दूसरा धक्का मिला मार्च 2023 को। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये रहा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कहा था डीपीडीपी, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित हुआ। और इसमें इस अधिनियम के आखिरी 2 लाइन में ये धारा 44(3) आरटीआई का श्राद्ध हो गया है। इसमें अंतिम संस्कार इस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में आरटीआई का अंतिम संस्कार किया गया है कि इसमें कहा गया है कि आरटीआई का संशोधन इस कानून द्वारा किया जाए। देखिए, कानून का संशोधन जब करते हैं वो मेन कानून लाके उस कानून का संशोधन करते हैं। अगर हिम्मत होती तो मोदी सरकार आरटीआई कानून लाती और उसमें संशोधन करती, पर इस कानून द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम द्वारा आरटीआई में संशोधन लाया गया। और ये संशोधन कहता है, ये सेक्शन 44(3) है, और ये कहता है कि जो जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है वो आरटीआई उस पर लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत जानकारी क्या होती है? जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जो लोग सांसद हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, क्या किसी की डिग्री व्यक्तिगत जानकारी होती है? जब एक उप मुख्यमंत्री अपने आप को कैलिफोर्निया से अपने आप को डीलिट डिग्री दे देता है, और अब सब लोग जान गए हैं कि वो डीलिट नहीं है, वो डिलीट है, वो था ही नहीं, क्या वो व्यक्तिगत जानकारी है? क्या जो मंत्री हैं, जो अफसर हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, क्या किसी उनकी शिक्षा के बारे में, उनके पृष्ठभूमि के बारे में, उनके काम के बारे में? ये बिल्कुल कह देता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन। और पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या? आप किसी जानकारी को पर्सनल इंफॉर्मेशन कह सकते हो? तो मैंने मार्च 22
2025 को 23 मार्च 2025 को अश्विनी वैष्णव जी को एक खत लिखा था कि आपने आरटीआई को खत्म कर दिया है। इस डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन एक्ट द्वारा इसको मत करिए, इस अधिनियम को रोक के रखिए, इसकी समीक्षा कीजिए और इसको अभी लागू मत कीजिएगा। अभी तक बातचीत चल रही है सरकार में, मैंने सुना है, पर अगर ये जो गैजेट हुआ है 11 अगस्त 2023 को, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, अगर ये इस पर कोई संशोधन नहीं लाया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आरटीआई की समाप्ति हो गई। तो साथियों, संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि आज एक ऐतिहासिक मौका होना चाहिए था कि हम 20 साल में जो उपलब्धियां हुई हैं आरटीआई द्वारा उसको मनाएं, उसका स्वागत करें और आगे देखें आरटीआई एक्ट को और कैसे मजबूत किया जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए और क्या कदम उठाने हैं सरकार को, उस पर चर्चा करें। अफसोस की बात है कि आज हम आरटीआई की बात कर रहे हैं जो समाप्त हो चुका है, न केवल कमजोर किया गया है, इंफॉर्मेशन कमीशन एक भूत बंगला बन गया है, 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है। पर यह बात मैं कहकर समाप्त करूंगा कि मोदी सरकार जरूर आरटीआई पर विश्वास रखती है, पर उनके लिए आरटीआई का माने है राइट टू इंटिमिडेट, यानी कि धमकी देने का अधिकार उनके पास है। सूचना का अधिकार नहीं है, पर धमकी देने का अधिकार जरूर है। तो उनकी आरटीआई और कांग्रेस की आरटीआई में जमीन आसमान का फर्क है। शुक्रिया। हाजी, सिर्फ आरटीआई पर मैं जानता हूं आप लोग और सवाल करना चाहते हैं, वो अलग से करेंगे, वो अलग से करेंगे। सूचना के बारे में बहुत कुछ पूछ सकते हैं आप। You spelled out, exactly a number of reasons, why this government has weakened the RTI Act. I would like to ask two things. How would you describe the current situation? Maybe you can elaborate a little bit on the governance part, after the amendments brought in the RTI. And secondly, you're saying that for 6 years, your petition challenging the act is pending before the Supreme Court. So what could be the reasons for such a delay, and have you moved the Supreme Court, for early hearing? देखिए, मेरा पिटिशन 17 दिसंबर 2019 को मैंने फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटिशन को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस इशू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला नोटिस इशू किया था और वो नोटिस इशू किया गया था 31 जनवरी 2020 को। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। अंतिम सुनवाई होनी है, अंतिम निर्णय आना है। नोटिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा इशू किया गया था 31 जनवरी 2020 को। पहला कदम तो लग चुका है, पर मेरा कहने का मतलब है कि 6 साल हो गए, मामला लंबित है। हाँ या ना कहिए। आज
आज भी मामला लंबित है, पर नोटिस इशू किया गया था 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में। व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? नो आरटीआई नहीं, आरटीआई तो बिल्कुल खत्म कर, देखिए आरटीआई अगर वो हिम्मत होती, क्योंकि आरटीआई अभी आरटीआई एक ब्रांड बन चुका है, सब लोग जानते हैं आरटीआई क्या है, आरटीआई क्या है। कई लोग आरटीआई से जो माइनिंग माफिया है, सैंड माफिया है, भूमि माफिया है, कई राज्यों में खुलासा होता है आरटीआई द्वारा। और आरटीआई क्या कहता है? आरटीआई यही कहता है कि जो जानकारी सांसदों को उपलब्ध है, जो जानकारी विधायकों को उपलब्ध है, वही जानकारी जनता के हाथ में होनी चाहिए, वो आरटीआई कहता है। जो अभी ये डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको हटा देता है। हमारी आपत्ति यही है ना कि आरटीआई ने कहा कि जो जानकारी पार्लियामेंट में दिया जाता है, असेंबली विधानसभा में दिया जाता है, विधान परिषद में दिया जाता है, वही जानकारी जनता को भी हासिल होनी चाहिए, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जो 5 कारण थे ना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री से सीधे जुड़े हुए थे, इसीलिए आरटीआई को खत्म करने का निर्णय लिया गया। मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। 2004 से लेकर 2013 तक हर साल गुजरात के मुख्यमंत्री योजना आयोग आया करते थे। आपको याद होगा, हर साल राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग आया करते थे। तो 2004 से लेकर 2013 तक 9 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के योजना आयोग आया करते थे। योजना आयोग में गुजरात की सराहना हुआ करती थी, गुजरात की उपलब्धियों की बात हुआ करती थी, पर गुजरात के स्वास्थ्य में, गुजरात के शिक्षा क्षेत्र में जो कमियां हैं, उस पर भी टिप्पणियां हुआ करती थी, उस पर भी कुछ कहते थे सदस्य कि हाँ, गुजरात में उद्योगीकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, आगे बढ़ रहा है, पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कुपोषण में, क्या हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तब के मुख्यमंत्री को यह पसंद नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने, पहला निर्णय योजना आयोग को खत्म करने का था, और योजना आयोग खत्म हो गया। 4 महीने के अंदर योजना आयोग की भी अंतिम संस्कार हो गया और एक नीति आयोग का गठन किया गया। तो ऐसे ही आरटीआई, क्योंकि आरटीआई द्वारा प्रधानमंत्री के बयान, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री के इल्जाम के द्वारा ये आरटीआई से जानकारी निकाली जा रही थी, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे वो उसके बिल्कुल विपरीत था। तो एम्बैरेसमेंट था ना सरकार के लिए। तो इसको आरटीआई को खत्म करो। तो ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 साल से आप 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों को आप नियुक्त नहीं कर रहे हैं, और बार बार जब चेयरमैन का पोस्ट खाली होता है उसको आप भरते नहीं हो, देर लगाते हो, विलंब होता है, तो आरटीआई इनके लिए इतना महत्व नहीं रखता है, उसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि आरटीआई से कई जानकारी आती है ना, क्या कई अलग अलग तरीके की जानकारी आती है। जैसा कि मैंने कहा, सैंड माफिया के बारे में, लैंड माफिया के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, जो इलीगल अवैध खनन हो रहा है, इलीगल माइनिंग के बारे में। तो आरटीआई एक प्रभावशाली हथियार बन गया है
जनता के हाथ में, और वो सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार की आलोचना कई बार आरटीआई के से हासिल की गई जानकारी के आधार पर ही सरकार की आलोचना होती है। परसों दिन जब सारे विपक्ष के नेता ने हमारे उपराष्ट्रपति जी से मिले, 7 तारीख को हमारी मुलाकात हुई, तो एक सांसद ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक सांसद ने उनको कहा, चेयरमैन साहब को कहा, चेयरमैन साहब ये प्रश्नकाल का कुछ कीजिए, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं और जवाब आता है, वो आरटीआई में वो हमें और ज्यादा जवाब मिलता है। जो मंत्री संसद में जवाब देते हैं वो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम वही जानकारी हम आरटीआई से भी ला सकते हैं। तो आरटीआई का एक विशेष स्थान हो गया है हमारे प्रशासन में, और सरकार नहीं चाहती। सर जयराम सर, इधर आपने आरटीआई को लेकर बोला और काफ़ी ब्रीफली आपने इसको एक्सप्लेन किया। एज अ अपोजिशन पार्टीज आप लोग आगे क्या स्टेप्स लेंगे, इसको कंटिन्यू और आपके मुताबिक चीज़ें हों, बेहतर जानकारी सामने आए? दूसरा मेरा सवाल सर इससे अलग हटके है, चिदम्बरम सर ने जो ब्लू स्टार पर आज 12 तारीख को सारे पीसीसी अध्यक्ष प्रेस मीट ले रहे हैं आरटीआई को लेकर। हमारा मकसद क्या है, हम क्या चाहते हैं? पहले तो जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है उस पर अंतिम निर्णय जल्दी आए। 6 साल से विलंबित है, एक तो ये पहला। दूसरा, जो ये संशोधन किया गया है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में, उसको सरकार वापस ले। जो जैसे मैंने कहा, धारा 44(3) जो कहता है, जो आरटीआई का संशोधन, ये अजीब सी बात है कि एक कानून का संशोधन उस कानून में नहीं किया जाता है पर दूसरे कानून के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम वापस, मैंने अश्विनी वैष्णव जी को खत भी लिखा है, तो इस पर रोक लगाइए, इस पर विचार कीजिए और इसको वापस लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा, इसको मैंने शब्द इसका इसे पॉज, रिव्यू एंड रिपील, सेक्शन 44(3), यानी कि धारा 44(3) को रोकिए, समीक्षा कीजिए और वापस लीजिए। और जो नियुक्ति है, जो पद खाली है, चीफ की पोस्ट खाली है, 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है, उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। आरटीआई हाँ, आरटीआई वो आरटीआई लगाइए, आरटीआई से। हाँ Mr. P. Chidambaram, your party colleague, sir, वो आप घुमा फिरा कर आरटीआई पर, आरटीआई No, my application was filed on the 17th of December 2019. Okay? The Supreme Court issued a notice to the central government on the 31st of January 2020. The matter is still pending in the Supreme Court. We want the matter to be settled quickly in the Supreme Court. Number 1. Number 2, we want Section 44(3) of the Digital Data Protection Act to be paused, reviewed and repealed, because it destroys the Right to Information Act. And number 3, we want the vacancies. There are 8 vacancies, 7 information commissioners and the chief information commissioner. All these vacancies should be filled at the very earliest. That's the 3 demands that we are making of the government. Okay? सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदम्बरम साहब ने जो कहा है, उसका क्या कहें? थैंक यू। Indira Gandhi should not be blamed for
states he should not be. सर दूसरा आपसे एक MP केरला MP शाफी परमिल beaten by police.